नमस्कार। आज हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। हम लोग आज पढ़ेंगे गौड़ साम्राज्य। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, अरब अटैक के बाद हम लोगों ने तुर्की अटैक पढ़ा। तुर्की अटैक में गजनी और गौड़ के बीच में आपसी मतभेद होते हैं, आपसी झगड़े होते हैं और आपसी युद्ध भी होता है, जिसकी वजह से गजनी जब गौड़ वंश को जीतता है तो गौड़ को राजधानी बना लेता है। गौड़ जब गजनी को जीतता है तो गजनी वंश को राजधानी बना लेता है। तो उसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे गौड़ साम्राज्य की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गौड़। गौड़ में ही हम लोगों को पढ़ना है मोहम्मद गौरी के बारे में, ठीक है। गौड़ साम्राज्य, डायनेस्टी लिख देता हूं मैं, ठीक है, गौड़ वंश, ठीक है। गौड़ साम्राज्य जिसमें हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी ये सेम उसी तरह से था गजनी, जैसा कि हम फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं एक बार, गजनी और गौड़, ठीक है। जब गजनी आक्रमण करता था गौड़ के ऊपर में तो गौड़ को राजधानी बना लेता था। गौड़ जब गजनी पर आक्रमण करता था तो फिर इसे ये कैपिटल बना लेता था। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं तुर्की अटैक में गजनी के बारे में। आज हम लोग केवल सिर्फ डिस्कस करेंगे गौड़ के बारे में, जिसमें हम लोग को आज पढ़ना है मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी जब भारत की तरफ जब रुख किया था तो ये अकेले नहीं आया था, ये अपने साथ 3 लोगों को लेकर के आया था। तो वो 3 लोग कौन थे? पहला था इसका सेनापति ही लिख रहा हूं, सेनापति बख्तियार खिलजी। ठीक है, सेनापति आया था। इसका एक गुलाम था, गुलाम को भी लेके आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो बाद में गुलाम वंश की स्थापना करेगा, ठीक है। सेनापति था बख्तियार खिलजी, गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और अपने साथ एक गुरु को लेकर के आया था मोइनुद्दीन चिश्ती। जिनकी जो दरगाह है वो अजमेर में है, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी का शासनकाल है आपका टोटल 1173 से लेकर के 1206, ठीक है। क्योंकि 1173 में ये सत्ता को संभालता है, ठीक है, और 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इंडिया जब आया था, भारत जब आया था, भारत की तरफ जब ये रुख लिया था तो अपने साथ सेनापति लेके आया था बख्तियार खिलजी को। ये वही बख्तियार खिलजी है जो बाद में जाकर के मतलब इसी शासनकाल में ये क्या करता है, नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है। और न केवल नालंदा विश्वविद्यालय को, जो कि बिहार में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, बल्कि ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी, जो कि भागलपुर में, उसे भी ये क्या करता है, जला करके तहस नहस कर देता है, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी हो गया। गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश की नींव रखेगा आगे चल करके, ठीक है। और इसका एक गुरु रहता है जिसका नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। इसका मतलब कि सलाहकार के रूप में, ताकि कुछ भी अगर चीजें होती हैं तो सलाह के रूप में मोइनुद्दीन चिश्ती से क्या करता है, ये सलाह देता है। तो इन 3 लोगों के साथ ये भारत में आया था। अब हम लोग देखेंगे मोहम्मद गौरी के शासनकाल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने लिखा है जैसे कि 1173 से लेकर 1206। तो 1173 कुछ डेट लिख रहा हूं मैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 1175, 1178, 1186, 1191, 1192, 1 2 3 4 5 6, फिर 1194, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और बाकी का 2 मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। 1173 में मोहम्मद गौरी क्या करता है, सत्ता को संभालता है। 1175 में ये अटैक कर देता है मुल्तान पे अटैक करता है। और अटैक करने के बाद इसी पे क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, ठीक है, मतलब जीत जाता है। 1178 में ये अटैक करता है पाटन पर, पाटन अटैक। और उस समय पाटन का ही राजा रहता है, किंग रहता है भीम द्वितीय। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे भीम द्वितीय लिख रहा हूँ। भीम 1 हम लोगों ने पढ़ा था मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में, जब 1025 में वो सोमनाथ टेम्पल पर जब वो आक्रमण करता है तो सोमनाथ टेम्पल को बनवाया था मूल राज ने। और उस समय जो राजा था वो भीम प्रथम था, जो कि सोलंकी वंश से था। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भीम द्वितीय, तो आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो पाटन पे अटैक करता है मोहम्मद गौरी, लेकिन क्या होता है इस युद्ध में वो हार जाता है, और हारने के बाद मोहम्मद गौरी जो है वो सिंध भाग जाता है, सिंध भाग जाता है। ठीक है। 1186 में ये अटैक करता है पंजाब में। ठीक है। उस समय वहां के राजा रहते हैं खुसरो। ठीक है। ये मोहम्मद गौरी का खौफ इतना ज्यादा रहता है कि ये खुसरो जो है, जो पंजाब के उस समय राजा रहते हैं, ये खुद ही क्या करते हैं, अपने आप की गिरफ्तारी करवा देते हैं कि मुझे गिरफ्तारी कर लो, मैं सरेंडर करता हूँ, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। ठीक है। मैं ये हथियार डाल रहा हूँ तो मुझे बंदी बना लो। ठीक है। 1191 में अब यहाँ से सिलसिला शुरू होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। 1191 और 1192 जो कि हम लोग पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी जो कि तराइन के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तराइन का युद्ध इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि तरावणी जो नदी है वो हरियाणा में बहती है, तो तरावणी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ रहता है, इस वजह से इस युद्ध का नाम ये तराइन का युद्ध पड़ता है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। इस प्रथम युद्ध में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, मोहम्मद गौरी हार जाता है। तो उस हार का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी फिर से अटैक करता है, फिर से एक युद्ध लड़ते, सेकंड बैटल वापस से होता है, इन्हीं दोनों के बीच में होता है, पृथ्वीराज चौहान और आपका मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। ध्यान रखिएगा ये पृथ्वीराज चौहान 1 2 3 तीसरे क्रम के पृथ्वीराज चौहान है। इस बार किसी एग्जाम में पूछा था कि पृथ्वीराज, ऑप्शन दीजिए था आपको पृथ्वीराज 1 2 3 4, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय थे जिसके साथ मोहम्मद गौरी जो है तराइन का पहला युद्ध लड़ा था। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है। वहीं सेकंड बैटल ऑफ तराइन में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। तो पहले में मोहम्मद गौरी हार जाता है, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। चंद बरदाई हम लोग आगे पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तो एक एक करके हम चीजों को समझेंगे। ठीक है। मोहम्मद गौरी के बारे में जैसे डिस्कस कर दिया वैसे ही मैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। पहले हम लोग सारा इंपॉर्टेंट इसका युद्ध बैटल और साथ ही साथ अटैक हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। 1194 इसको मैं नेक्स्ट इसको मिटाने के बाद नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ, नेक्स्ट पेज में करता हूँ। ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। वापस एक बार डिस्कस कर देते हैं। 1173 में ये सत्ता संभालता है मोहम्मद गौरी। 1175 में ये मुल्तान पे अटैक करता है और उससे कब्जा कर लेता है। 1178 में पाटन पे अटैक करता है, उस समय राजा रहता है भीम द्वितीय। ठीक है। जो सिंध प्रांत का रहता है, सिंध प्रांत का नहीं, पाटन का राजा रहता है। ठीक है। और मोहम्मद गौरी अटैक करता है लेकिन भीम द्वितीय इस युद्ध में जीत जाता है। ठीक है। और यह भाग जाता है वहां से, उस युद्ध भूमि को भाग करके वह सिंध चला जाता है। ठीक है। 1186 में पंजाब पे अटैक करता है। खुसरो बोल करके एक राजा रहते हैं, ये स्वयं की ही गिरफ्तारी, मतलब ये क्या करते हैं, आत्मसमर्पण, सरेंडर कर देते हैं कि हमें युद्ध नहीं लड़ना है। ठीक है। ये गिरफ्तारी में करवाता हूं खुद की। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है जिसमें पृथ्वीराज तृतीय के साथ मोहम्मद गौरी की युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी हार जाता है। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। 1194, 1205 और 1206। 1194 में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर, जो कि राजा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। इसमें जयचंद्र हार जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। 1205 में मोहम्मद गौरी जाट विद्रोह 1027 में मोहम्मद गजनवी ने भी लड़ा था। ठीक है। और 1030 में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, जाट विद्रोह जो है मोहम्मद गौरी भी लड़ता है, इसका ये सबसे अंतिम युद्ध रहता है। ठीक है। जाट विद्रोह, जाट रिवॉल्ट।
इस युद्ध में 1205 में मोहम्मद गौरी बहुत अधिक घायल हो जाता है। घायल होने की वजह से 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा पूरा मोहम्मद गौरी का शासनकाल। ठीक है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में जैसे कि आपको कि मोहम्मद गौरी जब अपने साथ आया था तो 3 लोगों को लेकर के आया था। 3 लोगों में कौन कौन थे? सेनापति था उसका बख्तियार खिलजी, उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और तीसरे थे उनके गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो लास्ट में जब जाट विद्रोह के खिलाफ जब ये युद्ध लड़ता है तो ये वापस से हिंदुस्तान को छोड़ करके चला जाता है। जब जैसे वो जा रहा होता है तो दिल्ली की जो बागडोर है वो पूरी तरह से वो संभालने के लिए किसे दे देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो उसका गुलाम रहता है, उसी को वो सारा चीज क्या करता है? छोड़ देता है, दे देता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक फिर क्या करता है? दिल्ली में रह जाता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है 1206 में, और एक वंश स्टार्ट करता है जिसे कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, स्लेव डायनेस्टी। मैं जस्ट आप लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ कहानी की तरह कि पहले अरब आए, अरब के बाद तुर्की में हम लोग को गजनवी पढ़ना था, वो हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोगों ने गौर कंप्लीट किया, गौर के बाद फिर गुलाम, फिर ऐसे करते हुए सारा हम लोग गुलाम के बाद हम लोग पूरा दिल्ली सल्तनत को खत्म करेंगे। खत्म करने के बाद फिर हम लोग मुगल वंश की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग हिंदू शासकों को भी देखेंगे केटर के वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, 1194 में बैटल ऑफ चंदावल होता है, जयचंद्र के साथ मोहम्मद गौरी की लड़ाई होती है जिसे मोहम्मद गौरी जीत जाता है, जयचंद्र हार जाता है। 1205 में जाट विद्रोह हो जाता है, इस युद्ध में बहुत अधिक घायल हो जाता है, जिसकी वजह से 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। और जब जाते समय हिंदुस्तान जाते समय ये क्या करता है? पूरी बागडोर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को संभालने के लिए दे देता है, दिल्ली का। ये क्या करता है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है 1206 में, जो वंश कहलाता है स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही एक बयान जारी किया था कि मैं गुलाम था, गुलाम हूं और गुलाम ही रहूंगा, मैं कभी भी राजा बनने की कोशिश नहीं करूंगा। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि यह वाक्य जो था वो किसका था। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ठीक है, गौड़ डायनेस्टी है जिसमें हम लोग को पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम रहता है सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान। आनंदपाल, एक नाम मैं लिख रहा हूं, आनंदपाल तोमर, जिन्होंने दिल्ली शहर को बसाया था 10वीं सेंचुरी में। ठीक है, 10वीं से 11वीं सेंचुरी के मध्य में इन्होंने क्या किया था? दिल्ली शहर को बसाया। अपनी बेटी की शादी जो है, इनकी एक बेटी रहती है, इनकी शादी जो है वो अपनी बेटी की शादी है सोमेश्वर चौहान से करवा देते हैं। सोमेश्वर चौहान से करवा देते हैं, और सोमेश्वर चौहान के ही बेटे रहते हैं पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, उस समय मैंने कहा था ना 1194 में, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आप कनेक्ट कर पाएंगे आसानी से। 1194 में का चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर जो हुआ था, बैटल ऑफ चंदावर जो किसके बीच हुआ था? जयचंद्र और मोहम्मद गौरी। जयचंद्र की ही बेटी का नाम था संयोगिता। संयुक्ता, किसी किसी आपको बुक में संयुक्ता भी मिलेगा, संयुक्ता। अपनी बेटी की शादी जो है ये पृथ्वीराज चौहान से करवा देते हैं। ठीक है, फिर से मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। आनंदपाल तोमर जो कि दिल्ली शहर को बसाए हुए रहते हैं 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य में। इनकी बेटी रहती है, अपनी बेटी की शादी है सोमेश्वर चौहान से कर देते हैं, और सोमेश्वर चौहान के एक पुत्र रहते हैं पृथ्वीराज चौहान। 1194 में एक युद्ध हुआ रहता है, बैटल ऑफ चंदावर। जो जयचंद्र रहते हैं, इन्हीं की बेटी रहती है संयोगिता, डॉटर संयोगिता या फिर संयुक्ता। अपनी बेटी की शादी पृथ्वीराज चौहान से करवा देते हैं। ठीक है, तो ये क्रम रहा जिससे कि आपको याद रहेगा।
ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान के समय में एक पोएट रहते हैं, राइटर रहते हैं, जिनका नाम रहता है चंद बरदाई। चंद बरदाई, इनके द्वारा लिखा गया किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, जो कि अर्ध मगधी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, इस युद्ध में ही, मतलब इस किताब में ही चंद बरदाई ने, पृथ्वीराज रासो किताब में ही इन्होंने बताया था कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो हत्या कर दिए थे किसकी, मोहम्मद गौरी की, पर ऐसा नहीं था। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में पृथ्वीराज चौहान को महान बताने के लिए उन्होंने ऐसा लिखा था। ठीक है, पर वास्तविकता ये था कि पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, तो जो कि अर्ध मगधी में लिखा होता है पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, ये आप ध्यान रखिएगा, एक राइटर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का क्या नाम था। तो इनका घोड़ा था, इनके घोड़े का नाम था नाट्यरमा। ठीक है, तो घोड़े से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था नाट्यरमा। ठीक है, मैं और कुछ नाम लिख दे रहा हूँ। चेतक, जैसे कि आप जानते हैं कि चेतक जो है वो किसके घोड़े का नाम था, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप एंड लक्ष्मीबाई, इन दोनों के घोड़े का नाम क्या था, चेतक। कंठक लिख रहा हूं मैं। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंठक था। जब गौतम बुद्ध अपने घर से, जब वो 29 वर्ष की आयु में जब वो अपने घर को त्यागते हैं, तो वो महापरिनिर्वाण कहलाते हैं। तो वो एक घोड़े पे बैठ करके आते हैं। ठीक है ना, तो वो जो घोड़ा रहता है उनका, उस घोड़े का नाम रहता है कंठक। एक और मैं घोड़े का नाम लिख रहा हूँ, बुक्का फेला। बुक्का फेला, ये सिकंदर, अलेक्जेंडर, या फिर आप लिखें अलेक्जेंडर, इसके घोड़े का नाम क्या रहता है, बुक्का फेला। तो घोड़े से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है वो मैंने सारा लिख दिया है। नाट्यरमा पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम रहता है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक रहता है। लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम भी चेतक ही रहता है। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंठक, और सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर के घोड़े का नाम बुक्का फेला रहता है। बुक्का फेला घोड़ा का नाम रहता है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट जो है आपका आसानी से, मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि पृथ्वीराज चौहान को टाइटल दिया गया था, टाइटल यानी कि उपाधि दी गई थी, उन्होंने अपने आप को उपाधि दिया था। तो वो उपाधि क्या था, दो उपाधि था, एक था दल पंगुल और एक था राय पिथौड़ा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, दल पंगुल और राय पिथौड़ा, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो पूरा जो वंश है गौर वंश वह समाप्त हो गया। तो गौर वंश में हम लोग क्या देखते हैं, मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी भारत केवल अकेले नहीं आया था, बल्कि अपने साथ ये तीन लोगों को साथ में लेकर के आया था। इसका सेनापति था बख्तियार खिलजी, इनके गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती, और अपने साथ एक गुलाम को लेकर के आया था जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो अंततः ये मतलब कि दिल्ली को छोड़ करके नहीं जाता है और दिल्ली में रह जाता है मोहम्मद गौरी के मरने के बाद, और फिर दिल्ली वंश की स्थापना करता है 1206 में। ठीक है, फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे गुलाम वंश में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, फिर रजीद सुल्तान, फिर बर्मन, ऐसे करते हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मोहम्मद गौरी जो है, इसका अलग अलग काल रहता है। 1173 में सत्ता संभालता है। ठीक है, 75 में ये युद्ध, 75 में ये पाटन मुल्तान पे अटैक कर लेता है। ठीक है, फिर 86 में ये क्या करता है, पाटन के राजा भीमद्वितीय पर आक्रमण करता है, फिर वो सरेंडर कर देता है। तो ऐसे करते हुए हम लोग हर एक 1191-92 में पृथ्वीराज चौहान के पहले युद्ध में हार जाता है, फिर दूसरे युद्ध में वो जीत जाता है। चंदावर का युद्ध फिर लड़ता है 1194 में। 1205 में इसका अंतिम विद्रोह रहता है जो कि जाट विद्रोह के खिलाफ रहता है, और 1206 में यह मर जाता है। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोनों के बारे में हम लोगों ने देखा आज। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।